नमस्कार। क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तन और मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रियंका उपल और दिल्ली स्टूडियो से डिम्पी काला भी हमारे साथ हैं। रिलायंस की एजीएम चल रही है, चेयरमैन मुकेश अंबानी अपना स्पीच दे रहे हैं और उम्मीदें ये हैं कि 5G के अलावा रिटेल को लिस्टिंग को लेकर, इसके अलावा जियो फाइनेंशियल के प्लान्स क्या हैं, आगे कंपनी किस तरह से अपने कारोबार विस्तार करने वाली है, उस पर कुछ अपडेट थे। लेकिन अभी तक उनका जो भाषण रहा है जियो और जियो 5G तक अभी तक वो उन पर उन्होंने बातें की हैं। और जो खास बातें हैं उनका यह है कि जियो फाइबर को 20 करोड़ घरों तक ले जाने का लक्ष्य है और साथ साथ उनका यह है कि गणेश चतुर्थी पर एयर फाइबर लॉन्च करेंगे। ये दो सबसे प्रमुख चीजें निकल के आई हैं और साथ साथ कुछ आंकड़े भी शेयर किए मुकेश अंबानी ने, जो निश्चित तौर पर जो रिलायंस की जो शेयर होल्डर हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जियो के कंज्यूमर है, कहीं ना कहीं उसका उत्साहवर्धन जरूर करेंगे। लेकिन अपडेट चाहिए निवेशकों को कि रिलायंस जियो की लिस्टिंग को लेकर क्या प्लान है, रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग को क्या प्लान है, लेकिन 5G को लेकर, 5G के नेटवर्क को लेकर, फाइबर को लेकर तमाम चीजें उन्होंने अपनी अनाउंस कर दी हैं। तो चलिए यहां से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपने दो एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज हमारे खास मेहमान विजय चोपड़ा। उनसे चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर कंपनी के प्लान्स में कितना दम लग रहा है, खासतौर से जियो को लेकर। साथ ही आगे कुछ और एक्सपर्ट्स को हम साथ में जोड़ेंगे। श्रीकांत चौहान और लक्ष्य सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको टेक्निकल नजरिया देने के लिए। शुरुआत चोपड़ा साहब आपसे करना चाहेंगे। अभी तक जो अनाउंसमेंट आए हैं, हालांकि जिन चीज़ों पर नज़र है हम कह सकते हैं कि अभी 20-30% ही चीज़ें वहां से निकल के आई हैं। आपको अभी तक के ऐलान कैसे लग रहे हैं और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नमस्कार। देखिए, प्रतिक्रिया की बात अगर आप करें, हम बात कर रहे हैं जो भारतवर्ष के और भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है उसके बारे में। और हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि रिलायंस जो भी करता है वो बड़े स्केल पे और बड़े रूप से करता है और काफी पाथ ब्रेकिंग होता है। तो अब इन्होंने जो बात करी है कि जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होंगे, अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ लॉन्च हुआ, आगे रिटेल की बात हो रही है, जियो की टेलीकॉम की बात हो रही है। तो अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका निष्कर्ष तब निकलेगा जब पूरी की पूरी एजीएम पूरी हो जाएगी, उसका फाइन प्रिंट हम पढ़ पाएंगे। मगर ऑन द फेस ऑफ इट चीजें अच्छी लग रही हैं और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो रिजल्ट्स जियो के आएंगे वो भी बेहतर होंगे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जैसे हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर्स बिल्कुल इन लाइन होने चाहिए। क्योंकि रिलायंस ने बहुत ज्यादा कभी डिसअपॉइंट किया नहीं है मार्केट्स को। तो मेरा ये मानना है कि रिलायंस में पोस्ट द डीमर्जर अभी रिलायंस का स्टॉक भी मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई नई एंट्री लेना चाहते हैं तो उसमें इन लेवल्स पे एंट्री की जा सकती है। और जहां तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात है, भारत के अग्रणी ब्रोकर ने काफी बड़ी पोजीशन इसमें ली है, कुछ म्यूचुअल फंड्स ने ली है। 202 रुपए पे जो लास्ट लोअर सर्किट था, मुझे लगता है जेएफएस लेना चाहिए लंबी अवधि के लिए। और मेरा पर्सनल टारगेट जो है वो 300 350 का है, तो उसमें बने रहना चाहिए या फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है। बाकी ओवरऑल इस समय कहना बीच में बहुत मुश्किल होता है कि चीजें कैसी होंगी, क्या होगी, क्योंकि एनालिसिस का समय चाहिए होता है। बट ऑन द फेस ऑफ इट जो अभी अभी जो बात करी जा रही है कि जियो फाइबर लॉन्च किया जाएगा, 5G के ऊपर बातचीत करी गई है, तो ये सब बहुत पॉजिटिव बात है। और नो डाउट जियो के लिए, रिलायंस के लिए बहुत अच्छी। अब एक और सवाल आपसे, क्योंकि हम देखिए 5G को लेकर जो अनाउंसमेंट करने थे शायद उन्होंने कर दिए मुकेश अंबानी साहब ने। लेकिन निश्चित तौर पर जियो फाइनेंशियल को लेकर क्या अपडेट्स हैं उस पर नजर रहेगी। रिलायंस रिटेल, जिसका कि अगर हम टोटल अगर हम वैल्यू देखें रिलायंस के शेयर की, उसमें करीब करीब 40% के आसपास का हिस्सा है, तो उसकी लिस्टिंग पर भी नजर रहेगी। उसको लेकर क्या अपडेट्स आते हैं आपके हिसाब से? कौन से ऐसे ऐलान या फिर दो तीन चीजें एजीएम से निकल के आती हैं जो कम से कम रिलायंस के शेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी? ये सवाल मुझसे है। जी 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 चोड़ा साहब। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि रिलायंस में इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है और धीरे धीरे रिलायंस में से ही बहुत सारी कंपनियां निकली हैं और भी निकली। अगर आप ग्रे मार्केट की बात करें तो वहां पर आज भी रिलायंस रिटेल का भाव 3000 के ऊपर दिखाई देता है। जियो की एक नैस्डैक लिस्टिंग है जिसके बारे में हम लोग काफी सुनते आए हैं। जियो की हो सकता है कि रिलायंस जियो को यहाँ से डिमर्ज करके इंडियन लिस्टिंग भी की जाए। रिलायंस रिटेल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो जो पहले ट्रेडिशनल पेटकेम बिजनेस था या जो रिफाइनरी बिजनेस था, उससे हटके रिलायंस ने अपने आप को बहुत ज्यादा डीमिस्टिफाई किया है, नंबर वन। सेकेंडली,
इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी है कि हम अपने रिस्क को किस हद तक बांट सकें। अगर आप पिछले 2 साल या 3 साल में देखें पोस्ट कोविड, रिलायंस ने बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स खरीदे। तो एक रिलायंस ब्रांड्स करके ही एक अलग वर्टिकल बन चुका है। और ये केवल इंडिया में नहीं है, क्योंकि हमें ये समझ में भी नहीं आ पाएगा, ना हमको शायद इसका आकलन हम ढंग से कर भी पाएँगे कि कम से कम भी 100 ब्रांड्स आज की डेट में रिलायंस के पास हैं और ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। इनकी क्या सेल्स आती हैं, क्या इनमें अपसाइड है या फ्यूचर पोटेंशियल है, वो थोड़ा-सा आँकना मुश्किल है। बट मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस रिटेल के बारे में बातचीत ज़रूर की जाएगी, इसके डीमर्जर के बारे में और किस तरीके से रिलायंस रिटेल ग्रो किया है, जिस तरह के ब्रांड्स आए हैं रिलायंस में। तो आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले टाइम में रिलायंस एक ग्लोबल ब्रांड प्लेयर हो जाएगा, रिलायंस रिटेल एक ग्लोबल ब्रांड्स का प्लेयर बन जाएगा। तो आई एम वेरी होपफुल ऑन रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन भी है और हम जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स देख भी रहे हैं वो एक ग्लोबल ब्रांड बनने की तरफ बन भी रहा है, ग्लोबल कंपनी बनने की तरफ बढ़ भी रहा है। देखना होगा कि क्या रिलायंस आज एजीएम से निकल कर आता है। रिलायंस रिटेल के आईपीओ को लेकर जो स्ट्रीट सुनना भी चाहता है, पर इस बार उस पर कुछ आ पाता है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन चलिए बाजार पर रुख अगला दिशा बाजार पर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी बचे हुए आधे पौने घंटे के लिए अब स्ट्रैटेजी बनानी क्या चाहिए। हम ऑलरेडी अगस्त एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी के बेहद करीब हैं अब, और जिस तरह से हमने मूवमेंट देखी है 19,300 को ब्रेक किया बाजार ने और उसके बाद आज भले अच्छी एक रिकवरी दिख रही हो लेकिन एक कंसोलिडेशन का दौर लगा हुआ है। एक बार समझ लेते हैं कि इस वक्त इन लेवल्स पर करना क्या चाहिए। लक्ष्य है और साथ ही श्रीकांत है हमारे साथ। श्रीकांत गुड आफ्टरनून। लक्ष्य गुड आफ्टरनून। श्रीकांत वेरी क्विकली एक जिस तरह से बाउंस बैक फिर से आज किया बाजार ने, फ्राइडे के लोस को देखें और मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी डिक्लाइंस दिखाए थे आफ्टर प्रोलॉन्ग टाइम। तो ये जो एक वरी सी थी वो श्रग ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से इंडेक्स पर अभी रेंज दिख रही है आपको? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो है उसमें नो डाउट की वीकनेस बना हुआ है, लेकिन बिकॉज कि हमने एक बड़ा फॉल देखा है 19,600 से ऑलमोस्ट 19,200 तक जो मार्केट करेक्ट हुआ है, और जैसे वीकली मंथली एक्सपायरी के पास हम आके खड़े हुए हैं, अगर पुट कॉल रेशियो देखते हैं तो वो काफी नीचे है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स के करीब थोड़ा और वक्त मार्केट निकाल सकता है। शायद हम 19,400 के लेवल्स देख भी सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट एक डेवलप होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो रहा है। शायद बैंक निफ्टी में अगर मोमेंटम आ जाए तो ये ऐसा कुछ हो सकता है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करें। कई सारे प्राइवेट बैंक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है, बनते जा रहा है, तो वहां पे हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में तेजी बन सकती है। उसके पीछे भी शायद निफ्टी में थोड़ा सा हम एक अपवर्ड एक्टिविटी देख सकते हैं। बट अगर निफ्टी गलती से 19,200 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें लगता है कि यहाँ पे कम से कम 200 से 250 पॉइंट का भी सेल ऑफ आ सकता है। तो करंट लेवल पे मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस बैंक स्टॉक्स के ऊपर करें, बैंक निफ्टी के ऊपर करें। बैंक निफ्टी को लॉन्ग करें, 44,200 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं 45,000 के। ठीक है श्रीकांत, अपने आप ट्रेडिंग कॉल्स भी दे दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए दो स्टॉक्स जहां पे एक टेक्निकल फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग बना हुआ है, या तो जो फॉर्मेशन में एक हमें लगता है कि मोमेंटम और बनते जा रहा है, वहां पे एक है सबसे पहले सीईएससी कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी, जो तकरीबन अभी ट्रेड कर रहा है 83 के आसपास। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले इसमें एक बड़े वॉल्यूम्स हुए थे, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ये कन्वर्ट हो चुका है और आज वापस उसमें एक रिवर्सल एक्टिविटी बनती जा रही है। तो मुझे लगता है करंट लेवल से यानी कि 83 पे इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे 80 रुपए का, 80 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स नजर आते हैं 89 से लेकर 90 रुपीज के। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि एक्सिस बैंक या तो पूरे प्राइवेट बैंक स्पेस में एक अच्छी तेजी बन रही है, तो एक्सिस बैंक को लॉन्ग करें। अपने इमीडिएट 52 वीक हाई को इसने क्रॉस किया है, ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 1020 से 1025 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से एक्सिस बैंक को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रख सकते हैं एट 980, 980 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, एक एक्सिस बैंक हो गया, एक सीएससी हो गया, दोनों आप लॉन्ग कॉल बता रहे हैं और दोनों के अंदर टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पे हैं। लक्ष्य, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपके ट्रेड कौन से? जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो इंडेक्स का व्यू है वो मैं बता दूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। तो मैं फिलहाल थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक हूं, लेकिन एक लेवल के ऊपर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होऊंगा, वो है 19,440।
और बैंक निफ्टी में 44,650। जब तक हम इसको नहीं निकालते हैं तो हम अभी भी एक बाउंस दे रहे हैं, जिसके बाद सेल ऑफ आ सकता है। तो अभी ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होने का समय है, ना कि प्योरली आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ। विक्स ऑलरेडी हाई है और मार्केट में थोड़ी सी अनईजीनेस है। अब यहाँ पे स्टॉक्स जो है, एक्सिस बैंक है उसमें, श्रीकांत जी ने भी बोला, तो एक्सिस बैंक स्टॉप लॉस 985, टारगेट 10101020 तक। और बैंक ऑफ बड़ौदा है स्टॉप लॉस 188, टारगेट 195 197 तक जा सकता है। विप्रो स्टॉप लॉस 412 के साथ सेल है और ये 404 401 तक जा सकता है। मुझे लगता है आईटी यहाँ से थोड़ा सा सेल ऑफ दे सकता है। अगर आज का मार्केट थोड़ा सा सुधर जाए लास्ट में, तो हम इसको मतलब फिर हम इसको व्यू को इनवैलिडेट कर देंगे। लेकिन अगर आज वीकनेस क्लोजिंग में भी बनी रही तो ये व्यू बिल्कुल काम कर सकता है। तो ये फिलहाल मेरे 3 व्यू हैं और मार्केट में जो मेरा नजरिया है। ओके, ठीक है। वक्त में बाजार में हम देख रहे हैं कि एक सधा हुआ कारोबार हो रहा है। 19,325 के आसपास से निफ्टी करीब 60 अंकों के आसपास की मजबूती है और सेंसेक्स की बात करें तो 181 अंक मजबूत है सेंसेक्स। निफ्टी बैंक है करीब करीब 325 अंकों पर और ज़्यादातर जो शेयर हैं वो हरे निशान में आज कर रहे हैं ट्रेड। और जो बाजार को सहारा मिल रहा है वो एनर्जी शेयरों से मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स में एल&टी आज ऊपर है 2 दिनों की कमजोरी के बाद। इसके अलावा ऑटो स्पेस में मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ से बाजार को स्ट्रेंथ मिल रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि निफ्टी का कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% से ज़्यादा की कमजोरी हो। लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग आज हम देख रहे हैं कि 11% के शानदार मूव्स इसमें हैं। और शुक्रवार के अगर हम तेजी को जोड़ दें और शुक्रवार से पहले भी 2 दिन शेयर चला है तो करीब करीब 4 दिन में करीब करीब 25-27% के आसपास की रैली इस शेयर में हो गई है। विदेशी बैंकों से जो उन्होंने कर्ज लिए थे करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है और इस खबर को बाजार शेयर कर रहा है और आज भी इसीलिए हम तेजी देख भी रहे हैं। 192 रुपए के आसपास का भाव है। और एक्सक्लूसिव खबर यह आई थी कि अब कंपनी का नाम बदलने की तैयारी हो रही है और कहीं ना कहीं इनके पास जो लाइसेंस है उसको हाउसिंग फाइनेंस से बदल के NBFC कराना चाहती है कंपनी। इसके लिए RBI के पास अर्जी दी है। ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपके सामने लेकर आए थे। लेकिन एक जरा रणनीति इस पर समझ लेते हैं। श्रीकांत जी, चूंकि 90 रुपए से ये शेयर चल के ना अब 190 वाला हो गया है, आपका कुछ कन्विक्शन चेंज हो रहा है इस पर और किस तरह की स्ट्रेंथ आपको दिख रही है आगे इसमें? बिल्कुल। तो देखिए, न्यूज फ्लो के बेसिस पे अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये न्यूज फ्लो जो इस पर्टिकुलर स्टॉक के परफॉर्मेंस में बहुत ही काम आ सकता है। अगर हाउसिंग फाइनेंस से अगर NBFC में अगर इसका अगर रियल में अगर कन्वर्जन अगर हो जाता है तो मुझे लगता है फिर ये स्टॉक 300 रुपए के लेवल्स पे दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन आता है तो मुझे लगता है बिल्कुल इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। और चूंकि अभी इसमें एक इवेंट बन चुका है, इसमें कभी कई सारे न्यूज फ्लो बन सकते हैं और डेट फ्री होने की जो बात की है, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी लॉन्ग करें अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू हो। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रखें, 170 का स्टॉप लॉस रखें, 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए और टेक्निकल फॉर्मेशन को देखते हुए एक बात समझ में आती है कि इसमें डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है जिसको इस स्टॉक ने वैलिडेट भी किया है। तो आने वाले दिनों में 300 के लक्ष्य नजर आते हैं। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चलें। तो करंट लेवल से आप इसे लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं और लॉन्ग करने की इस सलाह के पीछे ये जो मूव है वो भी है। अंकुर हम तक इनफैक्ट एक एक्सक्लूसिव जानकारी भी लेकर आए हैं कि किस लिए क्या कुछ चेंजेस और क्या बदलाव पीछे चल रहे हैं। एक नए अवतार में आपको इंडिया बुल हाउसिंग दिख सकता है। डिटेल्स एक बार अंकुर से समझ लेते हैं। अंकुर बताएं। LIC के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनने के बाद हम देख सकते हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का एक नया अवतार होने वाला है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि एक नए नाम सन्मान फाइनेंशियल्स के लिए RBI को एप्लीकेशन दे दी गई है और ये अब RBI पे है कि वो अप्रूवल कब देता है। इसके अलावा सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि कंपनी अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बजाय NBFC के तौर पे बदलना चाहती है और ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि ये उसकी स्ट्रैटेजी को सूट करता है और साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बने रहते पर यहाँ पर कंपनी फील करती है कि उसको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। स्केल बेस्ड रेगुलेशंस जब से आए हैं तब से कंपनी अपर लेयर में है, तो इसका जो जिस तरीके से रेगुलेशन जैसे बैंकों का होता है उसी तरीके से कंपनी का भी होता है। तो कंपनी ने एप्लीकेशन ज़रूर दे दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल सकता है जो सर्टिफिकेट ऑफ चेंज है और साथ ही साथ नाम बदलकर
सन्मान फाइनेंशियल करने का। इसके अलावा आपको याद होगा पिछले हफ्ते कंपनी ने अनाउंस किया था कि उसने 2232 करोड़ रुपए जो पैसा था वो लौटा दिया था। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे कंपनी के जो MD CEO हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये हमें बताया कि एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी जा चुकी है नए नाम और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एकदम साफ किया है कि इस नए नाम या नए रजिस्ट्रेशन की वजह से किसी भी तरीके से कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होने वाला है। ओके, और राइट, ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया अंकुर ये सारी जानकारी के लिए। तो हालांकि प्रोडक्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन थोड़े एक नए अवतार में, और सबसे बड़ी बात NBFC का दर्जा कंपनी को मिलेगा। इसी रनअप में आप देखें तो उस स्टॉक में अच्छी खासी मूव पिछले कई दिनों से दिख भी रही है। शुक्रिया एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए अंकुर हमें। चले बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। AB कैपिटल पर एक व्यू लेते हैं। लक्ष्य और श्रीकांत दोनों हमारे साथ। आज लगभग 40 लाख शेयरों का भी सौदा भी लगा है। 1% ही तेजी है अभी, लेकिन AB कैपिटल में मूवमेंट दिख रही है अच्छी खासी। लक्ष्य, क्या ट्रेडिंग टारगेट्स होंगे अगर कोई यहाँ से एंट्री पॉइंट ढूंढता है यहाँ तो? ओपन इंटरेस्ट में अच्छा चेंज दिख रहा है क्या? जी, अगर यहाँ से आप एंट्री लेते हैं तो आज का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा अगर अप्रोक्सीमेटली 178 179। तो यहाँ पे आपको अपसाइड मिल सकते हैं 188 तक के। तो ओवरऑल फॉर्मेशन अच्छा है, सपोर्ट से ले रहा है ये एक बाउंस, तो इस पे बिलीव किया जा सकता है क्योंकि करेक्शन काफी लंबा चला है। तो आई थिंक 178 के स्टॉप लॉस से इसको राइट किया जा सकता है। टाइम होराइजन थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा, हफ्ते 2 हफ्ते, बट आई थिंक ये 188 से लेके 192 तक भी जा सकता है। 188 और 192 दूसरा टारगेट, टाइम फ्रेम 1 से 2 हफ्ते। इसमें अगर आप एक एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहें तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट ढूंढा जा सकता है। ठीक है, AGM चल रही है, रिलायंस खुद ही अपने आप में एक रेंज में काम कर रहा है, इसलिए बाजार को भी रेंज में ही रखा हुआ है। हालांकि ये नहीं कि सिर्फ रिलायंस की उससे मार्केट रेंज में रहता है। हाँ, रिलायंस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और न्यूज़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकेश अंबानी वापस से AGM पे बोल रहे हैं, आइए सीधा वहीं ले चलते हैं आपको। $1 trillion with a stellar reputation and track record. The joint venture will synergize the respective strength of JFS and BlackRock to deliver technology-enabled, affordable, and innovative investment solutions. Now, with great pleasure, let me invite our valued partner, Mr. Larry Fink, Chairman and CEO of BlackRock, to share his vision for our partnership. Thank you, Mukesh. It is an honor to have the opportunity to address the Reliance Industries annual general meeting, and I couldn't be more excited about our new partnership. For 35 years, BlackRock's mission has been to make investing easier and more affordable for millions of investors around the world. That's why I'm so proud of our forthcoming joint venture in India with Jio Financial Services, a company built by Reliance Industries. Our companies have a shared vision to create better financial futures, and Jio BlackRock will deliver our combined expertise and scale to unlock the power of investing for millions of people throughout India. BlackRock is already one of the largest non-Indian investors in India today, and India lies at the heart of our global platform. Over the past 15 years, BlackRock's presence in India has grown to thousands of employees across offices in Mumbai, Gurgaon, and Bangalore, whose skills span investments and operations and analytics and modeling, digital marketing, and human resources. Global investors recognize that India is at the cutting edge of digital transformation, in large part because of Reliance and Jio have built a digital and consumer ecosystem unparalleled anywhere else in the world. We've seen the speed of change and the unique combination of talent, of innovation, and digital infrastructure transformed entire industries in India. And we see enormous potential for growth in the country's asset management industry. The convergence of rising affluence, favorable demographics, and digital transformation across industries is reshaping the market in incredible ways. We see growing financialization and a shift from unmanaged and physical assets to savings and investments. तो जियो फाइनेंशियल्स में यहाँ पे बात रखते हुए हम जो ब्लैक रॉक हैं उनके अधिकारी हैं और साथ ही मुकेश अंबानी भी इसी भी AGM में अभी भी हैं। हो सकता है वो वापस बोलने के लिए वापस आएँ तो हम उन तक वापस आपको लिए चलेंगे। लेकिन इस बीच मार्केट के अंदर जैसे मैं कह रहा था कि रिलायंस भी अपने AGM से कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो मार्केट के अंदर भी नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब थोड़ा मूवमेंट दिखा सकते हैं आगे चल के, वो नॉन रिलायंस शेयर है। गेल उसमें से एक है। लक्ष्य, एक बार गेल के चार्ट आप चेक करेंगे। जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि गेल भी चल सकता है, देर सवेर चलेगा ज़रूर और बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देगा। रिस्क रिवॉर्ड कितना ठीक है और 150 आने के चांसेस प्रबल हैं कि कम हैं? जी, राइट नाउ अगर ये 120 के ऊपर निकल जाता है तो एक अच्छे चांसेस हैं 135 135 तक के। तो पहला टारगेट मैं 130 135 तक बोलूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लें। अगर आपको वेट ज्यादा नहीं करना है तो आपको ब्रेकआउट पकड़ना पड़ेगा और वो आपको 119 120 के ऊपर साफ दिख जाएगा और वहां से आपको एक स्मूथ और फास्ट मूव मिलेगा। तो अगर आपको टाइम आपके पास है तो आप वेट कर सकते हैं। 114.9 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका यहाँ पे 129 135 का टारगेट होना चाहिए। टाइम होराइजन आपके पास कम से कम 2 हफ्ते का रखें। के समय के लिए आपके पास गेल में मौके बन सकते हैं। ये सलाह, लेकिन चलिए फिर से चलते हैं रिलायंस की एजीएम में, जहां पर चेयरमैन मुकेश अंबानी का भाषण सुनते हैं और देखते हैं कि और क्या बड़े डिटेल्स वहां से निकल के आते हैं। Not just compete with current industry benchmarks, but also explore path-breaking features such as blockchain-based platforms and CBDC. They will adhere to the highest standards of security, regulatory norms, and ensure protection of customer transaction data at all times. JFS will enter the insurance segment to offer simple yet smart life, general, and health insurance products through a seamless digital interface, potentially partnering with global players. It will use predictive data analytics to co-create contextual products with partners and cater to customer requirements in a truly unique way. Dear shareholders, just like Jio and retail, JFS2 will prove to be an invaluable addition to the Reliance ecosystem of customer-facing businesses. I have 3 reasons to be absolutely confident about JFS achieving tremendous success over the next few years. First, the digital-first architecture of JFS will give it an unmatched head start to reach millions of Indians. Second, this is a highly capital-intensive business. Your company has provided JFS with a strong capital foundation to build a best-in-class, trusted financial services enterprise and achieve rapid growth. Reliance has capitalized JFS with a net worth of rupees 1,20,000 crores to create one of the world's highest capitalized financial services platforms at inception. Third, JFS is blessed with a very strong board led by Shri K.V. Kamath, a veteran and most respected banker. A highly motivated leadership team is being built with a combination of financial industry experts and young leaders who are eager to take on big challenges. I call upon all of you to join me in wishing the JFS team the very best in their ambitious endeavors. Dear shareholders, I now come to our oil and gas business. Gas is a key transition fuel in our nation's quest for clean and sustainable energy. With our valued partner BP, we have revived gas production from the KGD6 block from near zero a few years back to about 20 million cubic meters per day in the financial year 23. This is led by successful commissioning and safe delivery of gas from the R cluster and the satellite cluster projects in the financial year 21 and 22 respectively. Continuing with our effort, this year we commissioned one of the most complex and most efficient deep water projects of this scale, the MJ field in KGD6 block. This includes a state-of-the-art FPSO, which is among the largest and the most complex in the world, with a gas production capacity of 14 million cubic meters per day. My congratulations to the entire oil and gas team for successfully commissioning the MJ field in less than 3 years, amongst the fastest in the industry. We are well on our way to enhance production to
to 30 million standard cubic meters per day, which will be 30% of India's gas production and 15% of its current gas demand. At a time when global energy supplies and prices are witnessing unprecedented volatility and uncertainty, this gas is a major source of clean energy saving, up to $7 billion per annum in imports for our country. We are pursuing further enhancement with our exploration efforts in KG-UDW1 and KG-UDW2 blocks in the Krishna Godavari basin, with an aim to sustain our gas production over the next 15 to 20 years. Reliance is today India's only company with proven capabilities in exploring and producing oil and gas from deep and ultra-deep water blocks. We will leverage these capabilities in related renewable energy areas like offshore wind and geothermal. Dear shareholders, in the year gone by, our oil to chemicals business operated in a highly volatile global scenario. ठीक है, तो मुकेश अंबानी ऑयल टू केमिकल यानी कि ऑयल एंड गैस पर अपडेट देते हुए, लेकिन जिन चीज़ों को लेकर नज़र थी कि रिलायंस रिटेल के लिस्टिंग को लेकर क्या आएगा, कुछ बड़ा ऐलान नहीं है। जियो फाइनेंशियल को के आगे को लेकर रोड मैप इनका एंटिसिपेट किया है, कुछ आगे का रोड मैप आएगा, लेकिन जो जानकारी यहाँ से निकल के आई है कि इंश्योरेंस कारोबार में उतरेंगे, एमसी कारोबार से ब्लैक रॉक के साथ डीवी किया है, तो बाजार को पता थी पहले से। जियो फाइनेंशियल 4 डिवीजन में आएगा, पेमेंट बैंक, एसेट मैनेजमेंट जिसमें ब्लैक रॉक के साथ हो गया, इंश्योरेंस कारोबार, वो बात पता थी बाजार ये को। पता थी उस पर रोड मैप क्या होगा वो बाजार सुनना चाहता था। तो रिटेल के रोड मैप को लेकर कुछ खास नहीं आया, लिस्टिंग को लेकर, जियो फाइनेंशियल को लेकर कुछ खास अपडेट निकल के नहीं आया। 5G को लेकर थोड़े से सिग्निफिकेंट हम कहेंगे कि ऑपरेशनल अपडेट्स थे कि आगे क्या क्या प्लान्स हैं और कौन कौन सी स्कीम लेकर कैसे आ रहे हैं। लास्ट एजीएम में आपको याद होगा कि उन्होंने 5G को लेकर बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा कॉर्पस अनाउंस कर दिया था। इस बार उन्होंने वो थोड़ी सी उसकी टेक्निकल डिटेल्स हमारे एक बार जरा चोपड़ा साहब पर फिर से चलते हैं और समझते हैं। चोपड़ा साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको अब जिन चीजों के बारे में क्लैरिटी का इंतजार था या फिर जिन चीजों पर बयान का आप इंतजार कर रहे थे वो सारे आ गए होंगे। आपका व्यू चेंज हो रहा है यहाँ से? देखिए, मैंने ये बात पहले भी बोली, जो भी रिलायंस करता है वो एक धमाके के साथ करते हैं। जिस समय पर जियो टेलीकॉम आया था उस समय पर लेट एंट्री थी, बहुत सारे प्लेयर्स थे और लोग यही सोच रहे थे कि ये एयरटेल को और वोडाफोन को कहाँ अनसेटल कर पाएगा। मगर आज देखिए, विद इन अ स्पैन ऑफ वेरी सम इयर्स, जियो जो है वो अग्रणी स्थान पर है और जिस तरीके से जो क्लाइंट एक्विजिशन कर रहा है वो भी बहुत तेज है। जियो फाइबर की बात हो गई है। अब देखिए, लोगों को घर बैठकर एंटरटेनमेंट पाने की आदत सी पड़ चुकी है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अब सिनेमा गोइंग कम हो गई है या लोग जो एंटरटेनमेंट है वो अपने घरों में ही पसंद करते हैं। घर घर में स्मार्ट टीवीज हैं और जो काम हो रहा है वर्क फ्रॉम होम, उसके लिए भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता है। तो इंटरनेट एक भोजन की तरह बन चुका है जो बहुत इंट्रिंसिक पार्ट है। तो जियो फाइबर का जिस तरह से बात करी जा रही है, जो जिस अग्रेशन के साथ लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर बेस बहुत जोर से बढ़ने वाला है। अब आते हैं हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे। अब ब्लैक रॉक के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि भारत में वो बहुत लंबा चौड़ा काम करना चाहते हैं। जो एएमसी की बात कर रहे हैं, ब्लैक रॉक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है पूरी दुनिया में और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो अगर कुछ रोल आउट करना भी चाहते हैं तो पीछे फाइनेंशियल बैकिंग बहुत स्ट्रांग है रिलायंस के लिए और एएमसी में वो जो करेंगे तो वो बहुत ही बड़े लेवल पे करेंगे। अब आते हैं एनबीएफसी बिजनेस के बारे में, जहाँ पे रिलायंस पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जो लोग थोड़े से उम्रदराज हैं मेरी तरह, वो समझते होंगे या जानते होंगे, जब कर लो दुनिया मुट्ठी में आया था, 500 रुपए का फोन उस जमाने में उन्होंने ऑफर किया था रिलायंस ने। तब उस जमाने में फोन 20-20 हजार के, 15-15 हजार के आते थे, 25-25 हजार के आते थे, सस्ते फोन अवेलेबल नहीं थे। तो मुझे लगता है एनबीएफसी बिजनेस में भी कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजीज होंगी जिसमें बहुत इंक्लूसिव ग्रोथ होगी इस बिजनेस की। और जिस तरीके से पर्सनल लोन्स का और जो इक्विपमेंट लोन है, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग है, इन सब चीजों में मुझे लगता है रिलायंस बहुत अग्रेसिवली आएगा, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं। तो जेएफएस तो मैं कहूंगा यहाँ पे बाय करना चाहिए, आंख बंद करके बाय करना चाहिए। इन वैल्यूएशंस पे बहुत कन्विंसिंग वैल्यूएशंस हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि रिलायंस का रिजल्ट आता है और रिलायंस में गिरावट देखने को मिलती है। तो
कई बार एक्सपेक्टेशंस में रिलायंस ऊपर जाता है, उसके बाद रिजल्ट वाले दिन या एक आध दिन तक थोड़ा सा ठंडा रहता है, उसके बाद दोबारा से अपनी चाल पकड़ता है। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसका ग्रैनुलर प्लान नहीं आया जेएफएस का, ये मैं जरूर मानता हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ, नोइंग रिलायंस फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स एंड स्टडिंग रिलायंस एंड नोइंग मुकेश भाई फॉर सो मेनी इयर्स, सो मेनी डेकेड्स, वो करेंगे तो कुछ बड़ा ही। बिल्कुल चोपड़ा साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। रिलायंस जियो फाइनेंशियल गिरावट के बाद ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ गया है। आपकी सलाह बिल्कुल कि आंख मूंद के लेना चाहिए। तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब धीरे धीरे फेयर वैल्यू के आसपास शेयर ये जा रहा है, लेकिन रिलायंस में 1% के आसपास की गिरावट आ गई है। 2442 रुपये के आसपास का भाव है। कहीं ना कहीं जिन ऐलानों की उम्मीद थी, जो बातें बाजार सुनना चाहता था, शायद उतनी नहीं सुनने को मिली। इसके चलते थोड़ी सी निराशा। यहाँ से लक्ष्य क्या भी होगा आपका? 2441 पर है क्या? नीचे अगर थोड़ा सा और आए तो लें या फिर अभी भी शॉर्ट करें? क्या करना चाहेंगे आप? जी, इसने एक इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ा है, तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा और फॉल आएगा। 2410 पे इसका सपोर्ट है, मुझे लगता है वो सपोर्ट होल्ड करेगा। और जैसा कहा कि रिजल्ट्स में मतलब एजीएम में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं था, बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं था, इसलिए शायद प्रॉफिट बुकिंग है और एक दो दिन में ये सेटल हो जानी चाहिए। तो आई थिंक 2410 2415 एरिया पे जाके ये सेटल होगा और उसके बाद आप एक बाउंस की उम्मीद भी कर सकते हैं। ठीक है। इनफैक्ट एजीएम के दिन और एजीएम के आगे पीछे भी चाल भी देख रहे थे, तो ऑफ कोर्स जैसे लक्ष्य बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी तो नहीं है। बाजार पे पहले ही था कि इट्स अ नॉन इवेंट उम्मीदें होती हैं, जब उम्मीदें पूरी होती है तो वो निराशा होती है। हाँ, लेकिन वो नॉन इवेंट था, ये पहले से ही बाजार को पता था कि म्यूटेड एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा रिएक्शन भी नहीं दिख रहा। आपको 1.25% तक की गिरावट दिख रही है, जो कि ऊपर से करीब 50 रुपए नीचे आना मतलब रिलायंस के लिए, और ऐसे बाजार में जहां बहुत हलचल ना रही हो, ये थोड़ी सी निराशा हम जरूर कहेंगे। 40 अंकों की बढ़त अभी रह गई है निफ्टी पर। एथिकली आप इसको आधा भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि 40 पॉइंट की बढ़त अभी भी इसको 19,300 के ऊपर किसी तरह से टिकाए हुए है लेवल्स के हिसाब से। एक बार आप एडवांस डिक्लाइन और दिखाइएगा स्क्रीन पर। एनएससी, बीएससी और एफ&ओ तीनों हैं। डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक भी है, इसलिए एफ&ओ को थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से आप देखिएगा। करीब 9 शेयर अभी एफ&ओ बैन में चल रहे हैं। आप इन तीनों को देख रहे होंगे ना ऊपर एडवांसेस के अंदर, तो आपको दिखेगा कि मार्केट के अंदर इन डेप्थ बाइंग है अभी भी। ये सिर्फ वेटेज की वजह से ऐसा हो रहा है कि आपको इंडाइसिस बहुत तेज़ी से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। एक और बात, आप रिलायंस को हटा के एक बार जरा बैंक निफ्टी और दिखाइए, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट भी ठीक है और वैसे भी बैंक निफ्टी अभी भी 260 पॉइंट ऊपर है। अगर आप इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो भी निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा बड़ा कट नहीं है, इसलिए बाजार को ना आपको थोड़ा फ्रेगमेंट होकर देखना पड़ेगा। आप किसको देखना चाहते हैं, सिर्फ उसकी निजी स्टोरी पढ़िए। सबको कनेक्ट करेंगे कुछ हाथ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा स्टॉक्स पकड़ते हैं। स्टॉक्स के अंदर एक शेयर मेरी लिस्ट में और भी आ रहा है, वो है बजाज फिनसर्व। जब तक जियो बहुत अच्छे से नहीं चलता, स्पीड नहीं पकड़ता, बजाज फिनसर्व और फाइनेंस श्रीकांत दोनों शेयर्स में पोजीशंस बनाएं या बनी हैं तो टिके रहें इसमें। तो देखिए, मुझे लगता है कि वैसे ये जियो फाइनेंशियल्स के लिस्टिंग होने के बाद से या लिस्टिंग के आसपास हमने इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन देखा है, और मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो काफी अच्छा करेक्टेड स्टॉक है, और इन लेवल से इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक भी हमें देखने मिल सकता है। बट चूंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस है, अगर बजाज फाइनेंस से अगर आता है तो बजाज फिनसर्व चलता है, ये मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये स्टॉक्स करेक्टेड है, और जैसे कि अभी कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स फॉर जियो फाइनेंशियल्स नहीं आया है, तो मुझे लगता है इन दोनों में और भी तेजी बनेगी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और बनेगी। और करंट लेवल से अगर इन दोनों में अगर पोजीशंस बनानी है तो बिल्कुल बजाज फाइनेंस में लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, जो 724045 के करीब ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से अगर मैं इसे लॉन्ग करता हूं तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 7150 का, यानी 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। पुल बैक रैली है, कोई एक बड़ी फ्रेश रैली हमें नहीं दिख रही है, लेकिन एक पुल बैक रैली डेफिनेटली देखने मिलेगी, जो शायद स्टॉक को वापस एक बार 7450 से 7500 तक लेके जा सकती है। ठीक है, इस तरह के मार्केट से एक और लेसन मिलता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, मार्केट को कई बार वो शेक करते हैं, तो रिटेलर्स को खासकर ध्यान रखना चाहिए। शेकिंग वाले मार्केट से दूर रहें आप।
आप पिछले 15 दिन का और आज का लेवल अगर आप चेक करेंगे ना, आपको वही दिखेगा 19,300। लेकिन शेक ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने ये सोचा अभी अभी पैसा बनेगा, उनका अभी अभी में पैसा चला गया। इसलिए अभी अभी वाले लोग थोड़ा कभी कभी आया करें, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी मार्केट के उनके अंदर। दो शेयर में आपको ज़रा और नोटिस करवाता हूँ। एक है SCC, आज फिर से 6% ऊपर है, और दूसरा शेयर है टाटा केमिकल्स। सुबह हमने आपके सामने शेयर किया था इसकी एक रीजनिंग के साथ कि ये बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड आपको दिखाएगा टाटा केमिकल्स, और दूसरा ये भी बताया था कि ये हो सकता है कुछ एक का खबर भी है। अब मार्केट में खबर चल रही है कि सोडा ऐश के कुछ दाम वगैरह बढ़े हैं या बढ़ रहेंगे। एक बार लक्ष्य आप इस शेयर को चेक करेंगे टाटा केमिकल्स को। इस पहले हमारा स्टॉप लॉस था करीब 990 से 1000 का, अब हमको ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉस, और नया टारगेट क्या बन सकता है? मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप ट्रेल करते हैं तो 1010 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका जो टारगेट है वो 1080 के आसपास तक का बनता है, जहाँ पे पहला रेजिस्टेंस स्ट्रांगली मिलेगा। तो जो आज का स्पाइक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट है, और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो मैंने बता दिया 1010 का, और पोजिशनल इस पे जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें लेग्स और हैं अपसाइड के टुवर्ड्स 1080 1090। तो ये बात तो हुई टाटा केमिकल सोडा एश प्राइसेस से इम्पैक्ट हुआ है और आप यहाँ पे मूव भी देख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा लॉन्ग बिल्टअप भी दिख रहा है। NMDC में एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, क्या यहाँ से बाइंग की सलाह होनी चाहिए श्रीकांत? बिल्कुल, इनफैक्ट NMDC, GMDC, इन सभी में हमने अच्छा खासा एक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम का फॉर्मेशन देखा है। इसमें GMDC ने नो डाउट काफी जोर से आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अगर NMDC के भी चार्ट को देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक टेक्निकल फॉर्मेशन राउंडिंग बॉटम का बन रहा है, और ग्रेजुअली मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक धीरे धीरे 130 135 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है। फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो कंसेंसस ऑलमोस्ट 150 के करीब के है, तो फंडामेंटली भी काफी अच्छी अपसाइड नजर आती है ऐसे वाले मार्केट में जहाँ पे कई सारे स्टॉक्स एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो करंट लेवल से बिल्कुल NMDC को लॉन्ग करें 122 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए एट 118, टारगेट्स 130 135। NMDC 118 रुपये का स्टॉप लॉस, 130 और 135 रुपये के लक्ष्य सुझा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप इंडेक्स के बाहर देखेंगे तो स्मॉल कैप में बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जहाँ पर बहुत ही धमाकेदार तेजी हो रही है। अगर देखेंगे रेल टेल का शेयर करीब 15% ऊपर है। इसके अलावा टेक्स मैको रेल, तो रेलवे वाले स्टॉक्स में आज मूवमेंट हम ठीक ठाक देख रहे हैं। इसके अलावा अतुल ऑटो जो कि करीब करीब 6-7 साल की ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और आज 15% ये शेयर भाग गया है। 550 रुपये के आसपास का भाव इसका हो गया है। लक्ष्य अतुल ऑटो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें मूवमेंट है, ठीक ठाक ये शेयर चला हुआ है। कहाँ तक कि आप तेजी देख रहे हैं, और फ्रेश बाइंग करनी है या फिर थोड़ा कॉशियस रह के कुछ ट्रेड करें इसमें? मुझे लगता है कॉशियस रहना बेटर रहेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दें। 532 पे है, अगर ये कंसोलिडेट हुआ तो 500 तक एक बार आएगा। 500 और 532 जो करंट लेवल है, इसके बीच में अगर रुकता है तो एक और अपसाइड आएगा। तो चेज ना करें, कंसोलिडेशन देखें, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद एक और लेग अपसाइड आएगा। तो फिलहाल के लिए वेट करें। सुबह हमने जमुना ऑटो डिस्कस किया था, करीब 7% अभी ऊपर है, और मार्केट के किसी भी तरह के फॉल में इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं आ रही है। जमुना ऑटो अब BTST करने की गुंजाइश है, या फिर आज में 7.5-8 रुपये मिले हैं, इसको बुक करके बाहर निकले श्रीकांत? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जितने भी ऑटो एंसिलरीज है उन सभी में एक्टिविटी बन रही है, और अगर स्पेसिफिकली अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इसमें भी काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना है। एक बड़े वॉल्यूम के बाद एक साइडवेज एक्टिविटी आई थी, और उसके बाद वापस एक अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिल रही है। बिल्कुल मुझे लगता है करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें। BTST के बेसिस पे बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि अपसाइड वैसे देखा जाए तो थोड़ी लिमिटेड हो सकती है। तो 120 122 के टारगेट्स नजर आते हैं। करंट लेवल से लॉन्ग करें 16.5-17 में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 115 रुपए का। जमुना ऑटो पे बात रही, एक बार बात BHEL पर भी करते हैं। BHEL अपने 90 के ऊपर के रेजिस्टेंस को जब से तोड़ा है उसके बाद से आप अच्छी मूव देख भी रहे हैं। आज भी 4% की मूव है, इन्हें एक और ऑर्डर मिला जिसकी वजह से आज another 4% का हाइक हमें दिखा। लेकिन क्या आप इन लेवल पर रनअप काफ़ी हो गया है क्या? लक्ष्य 110 के पास ऑलरेडी आ गया BHEL, दोबारा एंटर करना हो तो क्या ये लेवल्स ठीक है?
जी देखिए, अभी रिसेंटली में 3-4 दिन करेक्शन हुआ था, उसके बाद हमने ये बाउंस दिखाया है। तो मेरा मानना है कि जब तक हम वो हाई को नहीं निकालेंगे 112 के आसपास, तब तक थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि 112 अगर निकलेगा तो फिर से आपको 120 तक का स्पाइक मिल सकता है। तो इस एरिया पे हो सकता है ये रिटेस्ट करके गिर जाए। इसलिए मैं कहूँगा कि ब्रेकआउट का वेट करें और फिलहाल के लिए इग्नोर करें। 112 के ऊपर ही ये बाय। ठीक है, 112 रुपए के ऊपर ही बाय है, लेकिन निश्चित तौर पर 110 रुपए के आसपास हम देखने की एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है बीएचईएल के शेयर में। 4% के आसपास की तेजी आज भी इसमें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जो छोटे-छोटे 20-25 रुपए वाले जो शेयर हैं ना, उसमें उस लिस्ट को अगर देखेंगे तो अभी डिम्पी ने एचसीसी का जिक्र किया, लेकिन एमटीएनएल आज इसमें भी करीब 7-8% के आसपास की तेजी है। 24 रुपए के आसपास का भाव है एमटीएनएल का। श्रीकांत जी, एमटीएनएल लंबे समय बाद हम इस तरह के मूव देख रहे हैं। हालांकि जब चलता है तो जोर से ही चलता है, शेयर 8-8.25% ऊपर ही दिन की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। कोई ट्रेड बनता है इसमें? बिल्कुल। तो देखिए, ये जो लेवल से जिन लेवल से अभी ये टर्न हो चुका है, 20 रुपए के करीब ये स्टॉक आया था और उसके करीब इसने काफी बड़ा वक्त निकाला है। मुझे लगता है कम से कम इसने 1-1.5 साल का वक्त इसी लेवल्स पे निकाला है और उसके बाद इसमें भी टर्निंग बन रही है। तो जैसे बताया, बिल्कुल इन्हीं लेवल से कभी भी अगर इसमें स्पाइक आती है तो तकरीबन ये 40-42 के लेवल्स भी दिखा देता है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर एक स्पाइक अगर ये कंटिन्यूएशन जैसे दिख रहा है और रिवर्सल फॉर्मेशन दिख रहा है, मुझे लगता है कि इसमें 28 से लेकर 30 रुपए तक की रैली हमें देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखें, 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि मल्टीपल टाइम इन लेवल्स के करीब आके इसमें रिवर्सल बनता है। टारगेट्स कम से कम 30 रुपए के नजर आते हैं। ओके, ठीक है। एक और शेयर भी है जहाँ पे थोड़ा मूवमेंट आपको ठीक मिल जाएगा। वो है एस चांद का शेयर। एक पब्लिकेशन की कंपनी है, पेपर से जुड़ी हुई है। एस चांद एक बार आप दिखाएंगे। ये पोजीशंस लॉन्ग बेसिस पर डेली चार्ट पे आप चेक करेंगे। लक्ष्य एक बार जरा आप इसको चेक करना, बीटीएसटी करने की ज़रूरत है या फिर छोड़ दें, या फिर पोजिशनल भी रखना चाहें तो। जी, फिलहाल के लिए देखिए चार्ट्स तो अच्छे हैं और 2-3 दिन से लगातार इसमें बाइंग आ रही है। तो इसमें बाइंग आगे भी आएगी, लेकिन एग्जैक्टली जहां पे हमने आज हाई बनाया वो रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन अगर आप 2022 अगस्त से ड्रॉ करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और अगर ये 258 260 को निकाल दे तो फिर आपको एक स्पाइक मिलेगा। तो ये स्पाइक सस्टेनेबल होते नहीं है, तो बेटर है थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए 240 235 इस रेंज में, और फिर अपसाइड आए तो वो आप बिलीव ज्यादा करेंगे, इस पे बिलीव ना। ये सारे स्टॉक्स भी चल रहे थे, हमने देखा पेपर और एजुकेशन वाले स्टॉक्स भी। तो यहाँ पर 4% की मूव आपको इस चांद में आज फिर से दिख रही है। लेकिन आज दिन भर जो मूव कैप्चर हुई, आपने फिर से इंडेक्स को तो एक टाइट रेंज में ही देखा। भले ही आप 19,300 के पास रीगेन हुए हैं, 300 के ऊपर भी गया बाजार 350 के पास, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेंज में जो फंसा हुआ है बाजार। बैंक्स ने एक रेजिलियंस दिखाई ज़रूर थोड़े से, वहाँ से मूव आपको देखने को मिली, और दूसरे स्पेसेस से स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहाँ जहाँ भी न्यूज़ का ट्रिगर है। पावर के स्टॉक्स आज फिर आपको चलते हुए दिखाई दिए। पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में, अगर इनफैक्ट आज के टॉप गेनर्स की आप बात करें तो पावर ग्रिड पहला टॉप गेनर है। उसके अलावा महिंद्रा, सिप्ला, बीपीसीएल, इनमें एक आपको अच्छी मूव दिखी। बीपीसीएल का भी इन्वेस्टर डे है, जहाँ जहाँ इन्वेस्टर डे का भी ट्रिगर था, हमने पिरामिड में भी देखा, वहाँ पर भी एक अच्छी मूव थी। एचडीएफसी बैंक वापस ज़रूर आया, जिसके जरिए आप देख भी रहे हैं कि 1% की तेज़ी आपको एचडीएफसी बैंक में दिखी। 200-250 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी आपको बैंक इंडेक्स पे दिख रही है। दूसरे अच्छे हैवी वेट्स जो फ्राइडे को थोड़े लगाट थे, रिलायंस, एलएनटी जैसे काउंटर्स, वहाँ से आपको एलएनटी से एटलीस्ट रिस्पाइट दिख रहा है। 2% की आपको बाउंस बैक दिखी, इसकी रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस हुई है बायबैक की, और जिसके चलते आप एक मूव वहाँ पर देख रहे हैं। ऑटो काउंटर्स में आपको एमएनएम, मारुति, वहाँ से मूव दिख रही है। फार्मा में सिप्ला, सन फार्मा, यहाँ पर आपको मूव ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम्स बड़ा ड्रैगर आज आपके लिए बाजार पर रिलायंस है, और ऑफ कोर्स वो एजीएम के बाद अक्सर जो हमने एक पीछे का ट्रेंड भी देखा है, एजीएम के बाद स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और स्टॉक प्राइस में आप देखते हैं कि 1.5% की गिरावट इस वजह से भी दिखी है। एजीएम से कुछ बड़ी बात नहीं निकल पाई जो बाजार को सुननी थी। जियो फाइनेंशियल को लेकर ज़रूर उन्होंने ये बात कही कि इंश्योरेंस कारोबार में आएगा, जो ऑलरेडी पता है बाजार को कि 4 बड़े वर्टिकल्स में जियो का प्लान रहेगा, लेकिन रोड मैप क्या होगा उस पर कुछ ज़्यादा बड़ी क्लैरिटी नहीं आई। 5G को लेकर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट ज़रूर किए, लेकिन उसके अलावा रिलायंस रिटेल को लेकर जो स्ट्रीट सुनना चाहता था, वहाँ से कोई
अनाउंसमेंट नहीं सुनने को मिली। सिर्फ उन्होंने अपनी एक्सपेंशन और डिटेल्स की बात की और ग्लोबल ब्रांड बनने की एक बात ज़रूर कही। लेकिन किन किन स्टॉक से ने आज़ार पर आज दबाव बना? रिलायंस के स्टॉक ने ऑफकोर्स दबाव बना, अडानी के स्टॉक्स आज नीचे थे। उसके अलावा FMCG के मेजर प्लेयर्स लाइक नेस्ले जैसे स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिली, टाइटन जैसे स्टॉक्स आपको नीचे दिखाई दिए, HUL जैसे स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ से तो आज गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन इसके अलावा मिड कैप स्पेस में अगर आप बात करें तो मिड कैप स्पेस में गिरने वाले स्टॉक्स में पूनावाला, फिनकॉर्प, स्कॉट्स कुबोटा काफ़ी अच्छी मूव चल चुका है। उसके बाद अब थोड़ी सी लगभग 1000 रुपये पिछले 3 महीने में चल चुका है, वहाँ पर अब थोड़ी सी प्रॉफिट माइनर सब प्रॉफिट बुकिंग 1% की गिरावट आज आपको देखने को मिली। कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स में आपको एक गिरावट देखने को मिली। और लेकिन एट द सेम टाइम टाटा टेली, क्योंकि यहाँ पर वो जो IPO का एक ट्रिगर है वो अच्छा खासा प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। BHEL अनदर 4% ऑर्डर विन की एक न्यूज़ के चलते भी देखने को मिला। और बैंक स्टॉक्स में से कुछ यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स आपको वापस आते हुए दिखाई दे। तो ग्लोबली एक अच्छे क्यूज के बीच में भी आज भी आप इंडेक्स तो एक रेंज में ही देख रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स स्पेसिफिक एक्शन आपको ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी देखने को मिला, जहाँ पे फ्राइडे की जो वीकनेस थी वो एक बार के लिए श्रग ऑफ ज़रूर हुई है। देखना होगा ओवरऑल बाजार में आज किस तरह की FIs और DIs का डेटा देखने को मिलता है, ग्लोबल संकेत कैसे होते हैं और कल हम क्या किस तरह से ऊपर की रेंज को देखने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का, विजय, लक्ष्य और श्रीकांत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मुझे डिम्पी और अभिषेक को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप ET नाउ स्वदेश के साथ बने रहे। अगला शो